हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन की कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी हमने मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है वो डिस्कस की थी। ठीक है, यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे, इस वजह से इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ग्रिफिथ का क्वेश्चन है। एक लॉन्ग सोलनॉइड है विद ए रेडियस ए। ठीक है, जिसकी रेडियस ए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जिसकी टर्न एन है, जिसमें पर यूनिट लेंथ जिसमें एन फेरे हैं, एन टर्न है। ठीक है, और उसमें करंट आई टी फ्लो हो रहा है। जो करंट आई टी का मतलब वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इस फ्लोन इन 5 डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। 5 डायरेक्शन मतलब वो जो सोलनॉइड है उसकी सरकमफ्रेंस में। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, एस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो, ये हमारे पास सोलनॉइड है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास सोलनॉइड इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग सोलनॉइड है। अब यहाँ पे ये एक वर्ड लिखा है इन्होंने, क्वाजीस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन। क्वाजीस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन का मतलब है इस सोलनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर है। लॉन्ग सोलनॉइड है इसलिए इसको क्वाजीस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन भी कह देते हैं, मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो ये लॉन्ग सोलनॉइड है, इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसको सिंपल हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल सिलेंडर की तरह। ये हमारे पास लॉन्ग सोलनॉइड है, ऐसे भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मान लो ये वायर है, हमने ये वायर लपेटी हुई है इसके ऊपर इस टाइप से, और इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है। इस वायर के अंदर जो करंट है वो आई फ्लो हो रहा है, और जो आई है वो टाइम डिपेंडेंट करंट है। और कैसे टाइम पे डिपेंड कर रहा है वो हमें गिवन नहीं है, बस यही कहा भाई वो टाइम डिपेंडेंट करंट है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट पर जो एक्सिस से एस डिस्टेंस पे है। वो बाहर भी हो सकता है, अंदर। हम दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, इनसाइड द सोलनॉइड और आउटसाइड द सोलनॉइड। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, इस सोलनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये फैराडे लॉ लगेगा यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमने डिस्कस भी किया है। नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। सोलनॉइड के अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सभी को पता है सोलनॉइड के लिए। क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्सिस की डायरेक्शन, मान लो जेड कैप ले लेते हैं हम, तो जेड कैप डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यदि हम सोलनॉइड के अंदर बात कर रहे हैं, सोलनॉइड की जो रेडियस है उसको ए कंसीडर कर लेते हैं, तो जो एस डिस्टेंस यदि वो लेस देन ए है, लेस देन ए का मतलब है अंदर हम बात कर रहे हैं, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई जेड कैप, एस लेस देन ए के लिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितना होगा, जीरो। इसे हम कहते हैं क्वाजीस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन। क्वाजीस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई। एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है। और मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये तुम देख सकते हो। ठीक है, फैराडे लॉ का मतलब यही है, यदि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है या फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी सरफेस से, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसकी डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, फैराडे लॉ क्या है हमारे पास, फैराडे लॉ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। फैराडे लॉ क्या है, ई एम एफ ई डॉट डी एल इक्वल टू, सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो डी बाई डी टी बी डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, ये हमारे पास फैराडे लॉ है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम।
ठीक, और ऐसे भी लिखेंगे। इसका यूज़ करेंगे हम, इंटीग्रल फॉर्म का हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अंदर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, और क्वेश्चन करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी फैराडे लॉ से रिलेटेड। जो फैराडे लॉ से रिलेटेड और क्वेश्चन है वो जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शुरू करते हैं, फैराडे लॉ अलग से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी टाइप के। तो यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फैराडे लॉ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो पहले हमें कैलकुलेट करना है अंदर, तो सोलेनोइड को हम दोबारा ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास होगी सोलेनोइड, ये हमारी सोलेनोइड है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर दिया, और इसकी ये एक्सिस है, ये इसकी जेड एक्सिस है, और इसकी जो रेडियस है वो ए है। ठीक है, और इस पॉइंट पे मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इसकी जो एक्सिस से डिस्टेंस वो एस है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए? सेम जैसे ये लूप लेंगे हम, ई डॉट डी एल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक लूप लेना पड़ेगा, और वो लूप कैसा होना चाहिए? वो लूप होना चाहिए करंट के अलोंग। ठीक है, वो जो लूप होना चाहिए वो करंट के अलोंग होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, जब भी फैराडे लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए तुम लूप लोगे, वो लूप करंट की डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। तो मतलब जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है सोलेनोइड में, इस टाइप से सरकमफ्रेंस में है करंट। ठीक है, इस टाइप से फ्लो कर रहा है, तो जो लूप है वो भी इसी टाइप का होना चाहिए, मतलब एक्सिस के अबाउट ही होगा वो भी। ठीक है, इसको अलग पेन से बना देता हूँ मैं लूप को। जो लूप होगा हमारा वो भी इसी टाइप से होगा अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एक लूप हो गया। ठीक है, एस रेडियस का, इसके अंदर एक लूप हो गया एस रेडियस का। ठीक है, और वो जो लूप कैसा होना चाहिए? वो लूप उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो। तो इस पॉइंट से पास भी कर रहा है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, इसको सही नहीं बना, ये राउंड नहीं बना एकदम। तो इस टाइप का ये यहाँ पे अलग से बना देता हूँ मैं, ये लूप है हमारे पास। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये एस रेडियस का लूप है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है ये है। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ई इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू 2πs लिख सकते हैं डायरेक्ट, ई इंटू 2πs लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस लूप के ऊपर हर पॉइंट पे सेम होगी। ठीक है, माइनस d/dt, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगा। ये थंब रूल से भी देख सकते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द एक्सिस होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट NIT जेड कैप, और जो जेड कैप है यहाँ पे एन कैप, और एन कैप होगा मतलब जो लूप है हमारा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एन कैप है लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जो लूप है, लूप की ओरिएंटेशन, लूप की जो डायरेक्शन है, मतलब ये एरिया है एक टाइप से, इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एन कैप और जेड कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो एन कैप को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और ds हो जाएगा एरिया। ठीक है, इस एरिया में से कितना मैग्नेटिक, एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इस लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ये टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इस लूप के अंदर फ्लक्स टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, हम वो फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ds आ जाएगा यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा देखो, माइनस d/dt। ठीक है, म्यू नॉट NI, टाइम का फंक्शन है, स्पेस का फंक्शन नहीं है। तो लूप का एरिया क्या है यहाँ पे? लूप का एरिया देखो, ये ds, ये टोटल लूप का एरिया आ जाएगा। ठीक है, माइनस d/dt म्यू नॉट NIT, और ds आ जाएगा हमारे पास πs²। ठीक है, जो लूप का टोटल एरिया है। तो s से एक s कैंसिल हो जाएगा, s से एक s यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे e क्या आ जाएगा? माइनस d/dt म्यू नॉट NIT इंटू s अपॉन 2। अब जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लो, माइनस म्यू नॉट NS/2 di/dt। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब वो डायरेक्शन डिपेंड करती है करंट है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है,
एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन फाई डायरेक्शन होगी करंट के अलोंग, ठीक है, जो मतलब सर्कमफ्रेंस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लूप के अंदर फ्लो होगा, ठीक है, जो ईएमएफ है ये जो हमने लूप ड्रॉ किया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा, ठीक है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा। समझ आ रही है ये बात? फैराडे लॉ में हमने ये डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फाई डायरेक्शन में होगा माइनस फाई डायरेक्शन में होगा, वो डिपेंड करता है फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। देखो इसको मैं डायरेक्शन को तुम्हें एक बार क्लियर कर देता हूँ। फैराडे लॉ में हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। मान लो ये हमारे पास एक लूप है, ठीक है, ये लूप है हमारे पास। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है इस लूप में। डायरेक्शन को ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, ठीक है। अब देखो मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, इंक्रीजिंग विद टाइम। मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो एक लूप की एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, जो लूप है वो नहीं चाहेगा भाई मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे, ये इसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। नेचुरल प्रॉपर्टी जैसे एक टाइप से इनर्शियल प्रॉपर्टी है, इसको हम इनर्शियल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इनर्शियल प्रॉपर्टी एक टाइप से इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी है। कैसे इनर्शियल प्रॉपर्टी है, जैसे इसको थोड़ा सा और ऐसे समझ सकते हैं हम। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है मास m का, इस पर कोई हम फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स का ये अपोज करते हैं। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ये विजिबल नहीं है इतना ब्लैक कलर का। कौन सा लें, वाइट ले लेते हैं। देखो इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव करता है, लेकिन एक्चुअल में इस पे फोर्स क्यों लगाना पड़ता है हमें? क्योंकि ये उस फोर्स का अपोज कर रहा है। ये थोड़ी देर मूव नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो कुछ टाइम बाद ये मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो ब्लॉक है इस फोर्स का अपोज कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का अपोज कर रहा है। उसी टाइप से ये जो लूप है इसमें से मैग्नेटिक फील्ड है, यदि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यदि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये जो लूप है उस चीज़ का अपोज करेगा। और उस अपोज को कैसे दिखाएगा? उस अपोज को दिखाने के लिए ये अपने अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। और वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ये जो देखो इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, इस लूप में हम मैग्नेटिक फील्ड को लगातार चेंज कर रहे हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले 1 टेस्ला था, हमने 2 टेस्ला कर दिया, हमने 3 टेस्ला कर दिया, हमने 4 टेस्ला कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगातार हम बढ़ा रहे हैं इस लूप के अंदर, ठीक है। पहले मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला से 2 कर दिया हमने, 3 कर दिया, 4 कर दिया। तो ये लूप देख रहा है भाई मैग्नेटिक फील्ड तो लगातार बढ़ रहा है, तो ये लूप क्या करेगा, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा। तो कम कैसे करेगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन ये कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की। इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, जो हम बढ़ा रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश करेगा। और उसको कम कैसे करेगा? यदि मैग्नेटिक फील्ड ये लूप इस डायरेक्शन में अप्लाई करता है तो ये अपने अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा? इस डायरेक्शन। तो ये अपने अंदर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा। उस करंट फ्लो की वजह से ये जो हम मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ा रहे हैं इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। मतलब ये अपोज कर रहे हैं एक टाइप से। जैसे एक ब्लॉक है, यही सेम m मास का ब्लॉक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अपोज कैसे करेगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने का ये मतलब नहीं है भाई ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, ये जस्ट इसका अपोज कर रहा है, ठीक है। ये जस्ट इसका अपोज कर रहा है। जैसे हम कोई वॉल है, वॉल पे हम दीवार पे कोई हम फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है। इसका मतलब ये नहीं है भाई वो दीवार है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। ये दीवार इधर नहीं आ जाएगी, ये दीवार वहीं रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ लूप। इस लूप की इनर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये नेचर ने इसको ऐसा बनाया है। अब इसमें कई क्वेश्चन होंगे, सर ऐसा क्यों करती है करंट आई? नेचर ने इसको बनाया है ऐसा, ठीक है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये एक टाइप से नेचुरल प्रॉपर्टी है इसकी। और यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को कम करें, देखो इसमें सेकंड केस के, तो डायरेक्शन ये होगी करंट की, ईएमएफ की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब यदि सेम लूप है हमारे पास और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू लगातार हम कम कर रहे हैं। पहले 10 टेस्ला थी, 10 टेस्ला से हमने 9 टेस्ला कर दी, 7 टेस्ला कर दी, 5 टेस्ला कर दी। तो ये लूप देख रहा है भाई मेरे अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, ठीक है। तो ये उसका भी अपोज करेगा, ठीक है। दोनों चीज़ का अपोज करता है। जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज का अपोज करता है, चेंज का अपोज करेगा हमेशा,
ज़्यादा का अपोज नहीं करेगा, हमेशा चेंज का अपोज करेगा, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि चेंज हो रहा है तो वो अपोज करने लगेगा। अब ये देख रहा है भाई मेरे अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लगाएगा। इसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए थंब रूल से हम देख सकते हैं करंट वो किस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा अपने अंदर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हो, यदि फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को इधर कर्ल करो तो जो थंब है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है। ठीक है, लेंज लॉ से भी निकाल सकते हो तुम, लेकिन फेराडे लॉ अपने आप में कंप्लीट है, लेंज लॉ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, फेराडे लॉ अपने आप में कंप्लीट लॉ है, लेंज लॉ की हमें ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन निकालने। लेंज ने तो चलो एक अलग इजी लॉ दे दिया डायरेक्शन निकालने के लिए, लेकिन फेराडे लॉ इज़ कंप्लीट। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है किसी भी लॉ की कि मैं मेरी डायरेक्शन निकाल के तुम दो, ये खुद अपनी डायरेक्शन निकाल सकता है ईएमएफ की। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते हैं, वो लेंज लॉ से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फेराडे लॉ से भी कर सकते हो तुम। ये माइनस साइन इसीलिए तो है यहाँ पे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा जो करंट है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम करने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कम करने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो हम राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लूप के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं सोलेनोइड के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सोलेनोइड के बाहर, आउटसाइड, अब तुम्हें देख के लग रहा होगा सर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है सोलेनोइड के बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। देख के तो ऐसा ही लग रहा होगा तुम्हें भी, मेरे को भी ऐसा ही लगा था देख के, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये सोलेनोइड है, ये इसकी एक्सिस है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये हमारे पास ऐसे डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें एक लूप लेना पड़ेगा इस टाइप से टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप से एक लूप लेना पड़ेगा, इस लूप के ऊपर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे सोलेनोइड के अंदर इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, B=μ0NI T, अंदर तो चेंज हो रहा है। अब तो ये जो लूप है, इस लूप में से क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, देखो कोई भी लूप है, इस लूप में से यदि फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या एक ईएमएफ होगा यदि इस लूप में से फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब देखो इस लूप में से फ्लक्स, तो जो सोलेनोइड के अंदर वाला हिस्सा है लूप का, उसमें से तो फ्लक्स चेंज ही हो रहा है। ठीक है, यदि हम इसको क्रॉस सेक्शनली ऐसे बनाएं, ये हमारे पास लूप था एस रेडियस का, और जो अंदर वाला हिस्सा है जो सोलेनोइड कवर कर रही है, ये हिस्सा है, यहाँ पे तो फ्लक्स चेंज ही हो रहा है। इस हिस्से में चाहिए फ्लक्स ना हो, इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन इस हिस्से में तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। तो ओवरऑल जो लूप है, टोटल लूप है एस रेडियस का, उसमें से तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, चाहे स्मॉल पार्ट से चेंज हो रहा हो, लेकिन चेंज तो हो रहा है। चेंज हो रहा है तो ये लूप अपोज भी करेगा, ये जो हमने लूप ड्रॉ किया ये लूप इस फ्लक्स चेंज का अपोज भी करेगा। ठीक है, और अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, अपने अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो वही फॉर्मूला लगाओ सेम, E.dl। देखो इसको थोड़ा सा तुम खुद भी सोचना, ठीक है, काफ़ी हो सकता है तुम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओ। इसको थोड़ा सा एक बार या दो बार खुद ट्राई करना इसको अपने हाथ से। ठीक है, देखना मत, एक बार क्वेश्चन को लिख लेना और अपने हाथ से एक बार ट्राई करना, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे इसके अंदर जब खुद ट्राई करोगे। ठीक है, यहाँ पे हर बात मैं कंप्लीट नहीं, कुछ हो सकता है ऐसी बातें हों जो तुम्हें पता ही ना हो, जो तुम खुद करोगे तब पता लगेगी तुम्हें। ठीक है, तो ये आ जाएगा -d/dt B.NDS। ठीक है, -d/dt, B को लिख देंगे μ0NI ds। ठीक है, -d/dt μ0NI IT का फंक्शन है। अब ds क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे ds। देखो पहले वाले में तो हमने इसको πs² लिख दिया था, क्योंकि इस पूरे πs² में से ये पास कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था। अब कितने, ये इसकी रेडियस कितनी है a,
इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो a है। तो कितने एरिया में से इस लूप के, ये जो कंप्लीट लूप है, बड़ा लूप है, इस लूप के कितने एरिया में से फ्लक्स चेंज हो रहा है? पाई ए स्क्वायर एरिया में से। इधर आ जाएगा e इंटू 2πs। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो वहाँ ये डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिफरेंट है पहले के कंपैरिजन। पहले हमने अंदर कैलकुलेट किया था, तो जो लूप का एरिया चेंज हो रहा था वो कितना था? पाई ए स्क्वायर। यहाँ पे होगा पाई ए स्क्वायर, जिसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? ये लूप है, इस स्मॉल एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें, तो इस एरिया में से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वो कैसे चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। डायरेक्शन हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर डी आई बाई डी टी। यदि करंट है टाइम के साथ यदि चेंज नहीं हो रहा होता तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता। यहाँ से देख भी सकते हो तुम, माइनस म्यू नॉट एन, पाई से पाई कट कर दो, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2s डी आई बाई, सरफेस पे भी निकाल सकते हो तुम, सोलनॉइड की सरफेस पे कितना होगा, s की जगह a पुट कर दो एट सरफेस, एट सरफेस ऑफ सोलनॉइड s इज इक्वल टू a पुट कर दो, म्यू नॉट एन s अपॉन 2 डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सॉरी, s की जगह a पुट करना है ना हमें, तो यहाँ पे a आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्लोज लूप बनाता है, इसका जो कर्ल है वो जीरो होता है, इसका कर्ल है वो, सॉरी कर्ल नॉन जीरो होगा, इसका कर्ल नॉन जीरो होगा, सॉरी कर्ल नॉन जीरो होगा, और ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। इसके लिए ये वैलिड नहीं होगी इक्वेशन, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी इसके लिए। ठीक है, समझ आई बात? तो ये है हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हुआ है, और फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे चेंज हो रहा है वो भी हमने देखा है। ये डायरेक्शन वाला थोड़ा सा तुम इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन करंट इसमें देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है सेम, लेकिन करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अलग है। ये करंट एक वायर है हमारे पास, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वो सोलनॉइड थी। अब यहाँ पे एक वायर है जिसमें एक्सिस के लॉन्ग, जो जेड एक्सिस है उसके लॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है, और जो करंट है वो इन्होंने गिवन है, एक AC करंट है हमारे पास, I इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी अलॉन्ग ए स्ट्रेट वायर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके अंदर और बाहर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए होगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कैसे चेंज होगा, फ्लक्स कब चेंज होता है? देखो फ्लक्स चेंज होगा किसी लूप में से जब मैग्नेटिक फील्ड पास करता है, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे चेंज होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है हमें। यही फॉर्मूला है ना, देखो फैराडे लॉ का, याद है ना तुम्हें? ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे जो फाई है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी डॉट एन डी एस। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो मैग्नेटिक फ्लक्स में, किसी लूप के अलोंग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से हमें एक ईएमएफ मिलता है। तो करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पहले तो हमें देखना पड़ेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। जब तक हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता लगेगी, हम कैसे पता लगाएं भाई लूप कहाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स किस साइड में चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, करंट की हमने निकाला है एम्पियर लॉ से, हमने सिलेंड्रिकल वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से हमने अंदर और बाहर कैलकुलेट किया है हमने मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हाँ मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, और हमने देखा है जो मैग्नेटिक फील्ड है राइट हैंड थंब रूल से वो सरकमफ्रेंस के लॉन्ग होगा। करंट यदि एक्सिस के लॉन्ग है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरकमफ्रेंस के लॉन्ग होगा।
ठीक है, क्लोज लूप बनाएगा और सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाई डायरेक्शन में होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है वो फाई डायरेक्शन में। अब वो करंट पे डिपेंड करता है भाई, जो फाई डायरेक्शन वो कौन सी है हमारी। ठीक है, यदि करंट इधर फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से ये सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा करंट की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा करंट, जो ईएमएफ में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, ये जो करंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये याद रखना, ये पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में होगा। अब अपोजिट भी हो सकता है करंट के और अलोंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, फ्लक्स कैसे चेंज हो। तो लूप भी हमें वैसा ही लेना पड़ेगा, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लूप भी ऐसा ही लेना पड़ेगा जो करंट के अलोंग हो। देखो पहले वाले केस में हमने यहाँ पे, देखो तुम देख सकते हो, पहले वाले केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए लूप कैसा लिया था, ये लूप लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में था, अलोंग द सोलेनॉइड, अलोंग द सर्कमफ्रेंस। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लूप भी ऐसा ही लिया था। सेम इसी में हमें करना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के अलोंग, तो हमें लूप ऐसा लेना पड़ेगा। ऐसा लूप हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो सेंटर से एस डिस्टेंस पे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ दोबारा। ये हमारी सोलेनॉइड है, सॉरी करंट कैरिंग वायर है, ये सोलेनॉइड नहीं है, सोलेनॉइड पहले थी, ये करंट कैरिंग वायर है, ये इसकी एक्सिस है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और जो एक्सिस से एस डिस्टेंस पे इसकी रेडियस ए है। ठीक है, तो हमें लूप कैसा लेना पड़ेगा, ऐसा लूप हो जो करंट के तो अलोंग हो, जिसकी कोई ना कोई एक्सिस करंट के अलोंग हो और वो उस पॉइंट से भी पास करता हो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऐसा लूप ले लिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कमफ्रेंस के अलोंग है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से ही तो पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप से होगा हमारे पास। ठीक है, लूप के इस हिस्से से पास होगा, क्योंकि क्वाजीस्टैटिक, इसमें भी क्वाजीस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन है, क्वाजीस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन। क्वाजीस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन का मतलब है बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो इतने हिस्से से फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैराडे लॉ लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, -d/dt b डॉट एन डी एस। और b की वैल्यू क्या है, मान लो किसी पॉइंट पे हमें b कैलकुलेट करना है इस सोलेनॉइड के अंदर ही। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर ही किसी पॉइंट पे b की वैल्यू चाहिए। मान लो इस पॉइंट पे हमें जो कुछ एक डिस्टेंस ले लेते हैं, x डिस्टेंस ले लेते हैं, एक्सिस से x डिस्टेंस ले ली हमने। x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या है, μ0 I/2π x फाई कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ये हमने एम्पियर लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और किया भी है। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर है ये याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ जाएगा -d/dt। फाई और एन कैप की सेम डायरेक्शन होगी, क्योंकि एन कैप भी जो एन कैप होगा वो इस लूप के परपेंडिकुलर होगा और जो फाई होगा वो भी इस लूप के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो फाई है जो इससे क्रॉस कर रहा है, फाई ये डायरेक्शन सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन, वो भी इस लूप के परपेंडिकुलर है, एन भी इस लूप के परपेंडिकुलर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो बी को लिख देंगे μ0 I/2π x और ds को क्या लिख देंगे, ds को लिख देंगे हम, ये लेंथ l ले लेते हैं लूप की। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस वो हमने x ली थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x ली थी, x प्लस dx कर देते हैं इसको, जो एक स्मॉल हिस्सा ले लेते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, ये जो लूप है इसका हमने एक स्मॉल हिस्सा ले लिया, ये वाला, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हम निकाल रहे हैं, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस से। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है उसको dx ले लेते हैं और इसकी जो लेंथ है l ले लेते हैं। तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इस स्मॉल स्ट्रिप से
इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया कितना होगा हमारे पास, डी एक्स इंटू एल, इसको लिख देंगे डी एक्स इंटू एल। तो ये आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू एल, ये बाहर ले लिया हमने इंटीग्रेशन से, डी एक्स बाई एक्स। और यहाँ पे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, ये हमने, ये जो लूप है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सिस से किस डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, एस डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, लूप की जो रेडियस है ए डिस्टेंस तक। ये मान लो लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ए रेडियस है, ठीक है, ए रेडियस तक, एस से ए, समझ आ रही है बात, एस से ए तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, और log x एल एन एक्स का लिमिट पुट करेंगे एस से ए, तो आएगा माइनस म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई डी आई बाई डी टी एल एन ए बाई एस, ठीक है, लिमिट पुट करेंगे, इसको लिख देंगे ई इंटू एल, इसको ई इंटू एल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ई इंटू एल, ठीक, करंट के अलॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एल से एल कैंसिल कर दो, तो ई आ जाएगा हमारे पास माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी आई बाई डी टी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन इसको 1-2 बार तुम करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये तुम्हें आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट कोस ओमेगा टी, ये हमें गिवन है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, आई नॉट कोस का साइन ओमेगा टी, ओमेगा साथ में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग ए बाई एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जेड कैप डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में करंट है वो करंट पे भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी देखो साइन का फंक्शन है, कभी बढ़ेगा, कभी इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होगी, जैसे करंट की डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रही थी, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी साइन का फंक्शन है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, वो टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, साइनसोइडल फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास जीरो होगा। देख सकते हो यहाँ से ई डॉट डी एल से माइनस डी बाई डी टी बी डॉट एन डी एस, ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ई को बाहर निकाल लेंगे डी एल, ठीक है, तो इसको ई इंटू एल लिख देंगे, एल जीरो हो नहीं सकता, तो ई इक्वल टू जीरो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। इसी में हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे टाइप का मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ यहाँ पे चेंज हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी क्या होगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी लॉग ए बाय एस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी जेड का। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, वो भी निकाल सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए हमें एक एरिया लेना पड़ेगा। ये वायर थी, इस वायर से टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक करंट तो जो है, जो कंडक्शन करंट है, जो फ्लो हो रहा था। अब इस देखो यहाँ पे हुआ क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। देखो इस करंट की वजह से एक सर्कमफ्रेंस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ फाइडर, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है जेडी, इस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वजह से फिर से यहाँ पे एक हमारे पास टोटल करंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। इस टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो अपोज करेगा जो पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड था उसका, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान से समझो
पहले ई प्रोड्यूस हुआ बी की वजह से, ई की वजह से एक करंट डेंसिटी, क्योंकि ई टाइम के साथ चेंज हो रहा है। करंट डेंसिटी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वजह से यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो बी डॉट डी एल करके जो एम्पियर लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब वो उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी इस करंट पे। ये टाइम के साथ बढ़ रहा था, टाइम के साथ कम हो रहा था, उसकी भी डायरेक्शन लगातार। देखो यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब इस वायर से टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा है। तो ये हमें कंप्लीट इसको एक हमने कंप्लीट वायर के अलॉन्ग, जो वायर का जो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस है वो एक एरिया कंसीडर कर लिया। इससे टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट कितना पास हो रहा है, जे डी इंटू डी ए कर दिया। डी ए इसका एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट आई अपॉन 2 पाई ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, इन सबको हमने बाहर ले लिया लॉग ए बाई एस, और इसका जो एरिया है डी ए वो है 2 पाई एस डी एस। एक हमने इसके अंदर ये जो लूप है कंप्लीट, इसके अंदर हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ले ली, एक रिंग टाइप ले ली। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। एस रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम टोटल, एक हमें स्मॉल एलिमेंट लेना है। ये यदि ये चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो मैं ये स्मॉल एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के शुरू वाले दो तीन लेक्चर है, 2 लेक्चर है, वो देखना है एक बार तुम। ठीक है, ये एलिमेंट हम कैसे कंसीडर करते हैं, और बाकी एलिमेंट हमने काफ़ी क्वेश्चन में कंसीडर भी किए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। 2 पाई एस डी एस, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ये तक, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आई अपॉन 2 पाई ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसमें 2 इंटीग्रेशन आ जाएंगे, log a माइनस log s कर लेंगे इसको, और s से मल्टीप्लाई आ जाएगा। 2 पाई को बाहर ले लो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ds। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो तुम, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आई अपॉन ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से, बहुत इजी है। और लिमिट पुट करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तुम, इसको करके देखना, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर आई पे आई नहीं है, देखो इसमें थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो यहाँ पे यदि हम आई लिखेंगे या तो इसको आई नॉट लिख दो, आई नॉट कोस ओमेगा टी, या कंप्लीट आई लिखोगे फिर कोस ओमेगा टी को हटा दो, आई नॉट लिख दो यहाँ पे, आई नॉट आई नॉट आई नॉट। ठीक है, यहाँ पे आई नॉट कोस ओमेगा टी लिख दो। जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर आई नॉट कोस ओमेगा टी ए स्क्वायर बाय 4। ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और इसकी वजह से तुम मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई डी, क्योंकि एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो म्यू नॉट आई भी होगा इसमें। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके 2 सोर्स है, एक तो जो करंट कंडक्शन करंट है, एक ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों सोर्स होंगे। ये भी कैलकुलेट तुम कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आराम से। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन को, बहुत ईजी है इंटीग्रेशन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस होगी तुम्हारी यदि सॉल्व करोगे तो इसको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों, इसको 1 या 2 बार खुद ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है।